हेलो बच्चों, यहां लिखा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली ऑन टू वॉल्स एज शोन इन द फिगर. The rod is in equilibrium if N1 and N2 be the normal forces exerted by the wall on the rod then. तो क्लियर है. तो देखो, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, मतलब mg तो नीचे लग रहा होगा, बराबर है. और जो नॉर्मल के कंपोनेंट्स होंगे वो वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे. इस एज से एक फ्रिक्शन लगना चाहिए इधर की तरफ में, यहां से भी एक फ्रिक्शन लगना चाहिए इधर की तरफ में. क्यों? क्योंकि mg का जो डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा ये इसको भगा ले जाएगा नीचे. क्लियर हो रहा है बेटा? अब अगर हम लोग देखें तो इसमें फोर्स बैलेंस करने से कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे फोर्सेस हैं. अब अगर हम इस सेंटर के अबाउट ही टॉर्क निकाले तो ध्यान से देखो, mg का टॉर्क जीरो हो गया. ये जो दोनों फ्रिक्शन लग रहे थे इन दोनों फ्रिक्शन के टॉर्क जीरो हो गए. टॉर्क नॉन जीरो केवल किसका आएगा? N1 का और N2 का. लेकिन अब अगर हम इस तरह से एक पेंसिल पकड़ लेना, एक N1 वाला फोर्स लगाना, केवल N1 वाला, तो आप देखना पेंसिल इधर घूम जाएगी. अच्छा सॉरी, N2 वाला, और केवल N1 वाला फोर्स लगाना तो पेंसिल इधर घूम जाएगी. समझ में आ रहा होगा आपको ये? तो दोनों के सेंस ऑफ रोटेशन अगर अपोजिट है और इक्विलिब्रियम पे रहना है, मतलब नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए. तो N2 का जो टॉर्क मिलेगा वो N2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से हमको दिख रहा है ये L/4 हो जाएगी. और N1 के लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास L/4 हो जाएगी, बिकॉज जो यहाँ पे डायग्राम दिया है उसके अकॉर्डिंग. तो यहां से हमारे पास दिख रहा है कि N1 और N2 दोनों की वैल्यूज आपस में क्या आनी चाहिए. तो N1 इज इक्वल टू N2, जो कि हम लोगों को यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया है. क्लियर? सो थर्ड आंसर इज करेक्ट. क्लियर हो बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट.